बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। आप बताइए कैसे हैं दानिश भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। कतर के साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने एक बड़ा दिलचस्प बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उनको लड़ा कर अमेरिका पीछे चला जाएगा आइंदा के कुछ दिनों में, जंग ख़त्म करके। और फिर वो क्या करेंगे, हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे गल्फ़ कंट्रीज़ और ईरान, और ये हमें हथियार अपने बेचते रहेंगे और प्रॉफ़िट कमाते रहेंगे। और वो ये कह रहे हैं कि जो अमेरिका ने जो जंग की है, ये इसलिए किया कि वो अपने हथियार बेच सकें, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री ज़्यादा है अमेरिका की। तो इनकी इस लॉजिक में आपको कितनी हकीकत दिखाई देती है? क्या अमेरिका इस जंग से पीछे हट जाएगा और अब ये जंग मशरिक़ वस्ता और गल्फ़ कंट्रीज़ के दरमियान चलती रहेगी? ये हकीकत दिखाई दे रही है इस बात में कोई आप? जी, इसमें हकीकत है, लेकिन ये एक जैसे वो बोलते हैं ना कि बात से बात बन गई है, तो लड़ी से लड़ी बन गई है। इनका प्लान कुछ और था, लेकिन ये प्लान इनकी गली की हड्डी बन गई है। तो मैंने आपको शायद 5 दिन पहले भी इस बारे में बोला था कि जो मामलात हैं, वो फेस सेविंग की तरफ जा रहे हैं और अमेरिका अपने लिए कोई सेफ एग्जिट ढूंढ रहा है, क्योंकि वो एग्जिट ऐसा नहीं सोच के आए थे जो इनके साथ अभी चल रहा है। और आने वाले दिनों में डेफिनेटली जैसे ही उनको मौका मिलेगा, वो एग्जिट हो जाएंगे। और जैसे बताया गया है कि गल्फ कंट्री का नया बादशाह, तो डेफिनेटली वो अब आपके सामने ही है कौन है। और वो तो खुद बोल रहे हैं कि आए हमारे सामने लड़े, हम तो रेडी हैं। तो चीजें अब क्रिटिकल हो गई हैं और क्रिटिकल जोन में दाखिल हो गई हैं। एक वक्त था शायद 2025 में, जब मैं आपके साथ वीलॉग कर रहा था, तो आपने इसी तरह से एक बात मुझसे पूछी थी कि वर्ल्ड वॉर 3 क्या आपको बड़े ममालिक में दिखती है? तो मैंने आपको कहा था ऐसा मुझे मुमकिन नजर नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है मिडिल ईस्ट से चीजें खराब होना शुरू होंगी और वो फिर फैलेंगी। और मैं अभी भी इसी बात पे कायम हूँ कि अभी चीजें फैलेंगी। अभी वर्ल्ड वॉर 3 का फाइनल स्टेज नहीं आया। फाइनल स्टेज आपको नजर आएगा 2030 से 33 के बीच। ओके सर। अच्छा सर, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, पाकिस्तान हर वक़्त, हर सूरत सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। ज़रूरत पड़ी तो हर हाल में मदद करेंगे। सर, पाकिस्तान इस वक़्त बड़ी मुश्किल सिचुएशन में है। ईरान के साथ भी डिप्लोमैटिक ताल्लुकात अच्छे रखने पड़ रहे हैं। सऊदी अरब के साथ क्योंकि पाकिस्तान का डिफेंस मुआहिदा हुआ है, तो अगर सऊदी अरब की ज़मीन पे कोई अटैक होता है, तो पाकिस्तान को ज़रूर मदद करना पड़ेगी। इस सिचुएशन में पाकिस्तान के लिए ये कहना कि वो सऊदी अरब के मुश्किल टाइम में मदद करेंगे, ये बड़ा हैरानकुन बयान है, अनएक्सपेक्टेड बयान है। क्या पाकिस्तान वाक़ई कोई सऊदी अरब की हेल्प कर सकेगा या फिर पाकिस्तान को खामोश ही रहना पड़ेगा? आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान का दैचा क्या बता रहा है? बड़ा मुश्किल सवाल कर लिया और मैं इसका जवाब नहीं देना चाह रहा हूँ। उसकी वजह ये है क्योंकि ये बात तब की है जब ये गज़ा के मुआहदे हो रहे थे। और जब मुझे अच्छे से याद है, लास्ट सोलर इक्लिप्स लगा था, तो मैंने कहा था ये पाकिस्तान के मुआहदों के लिए, एग्रीमेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। तो वो एग्रीमेंट तो कर लिया, लेकिन वो एग्रीमेंट के जो अभी कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आपके सामने आएंगे। और खुदा ना खास्ता पाकिस्तान अभी बहुत जगह डिवाइड होता हुआ दिख रहा है। हर लिहाज से बहुत सी जगहों पे डिवाइड हो रहा है। इसमें एक डिवीजन जो है इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ, फिर खुदा ना खास्ता जो मुझे मेजर पोर्शन दिख रहा है, वो एक और पोर्शन है वेस्ट का, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में भी मुझे आए दिन, ये आने वाले दिनों में प्रॉब्लम नजर आ रहा है। तो मैंने जैसे कहा है आपको कि ये डिवाइड एंड रूल वाला सिनेरियो पाकिस्तान में बनता हुआ दिख रहा है। और प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई दिखेंगी आपको, स्पेशली मार्च से लेके मई के बीच पाकिस्तान के लिए। ईरानी हुकूमत ने ऐलान किया है कि अब हम जवाबी हमला नहीं करेंगे। यानी कि अगर हम पे अटैक किया जाएगा तो हम उसका जवाब नहीं देंगे, बल्कि अब हम मुसलसल हमले करेंगे। हम इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करेंगे कि हम पे कोई पहले हमला करे, फिर हम उसका जवाब देंगे। बल्कि अब हमने पॉलिसी बना ली है अपनी कि अब हम जो है आर या पार की अब जंग लड़ रहे हैं। सर, आपने ये प्रेडिक्शन की थी, बताया था कि 14 मार्च तक जो मामलात हैं वो बड़े ख़तरनाक होंगे और इसमें जंगें जो हैं वो शिद्दत अख्तियार कर सकती हैं, लेकिन 14 मार्च के बाद मामलात बेहतरी की तरफ जाएँगे। सर, अभी 14 मार्च नहीं आया, अभी 12 मार्च चल रहा है पाकिस्तान में। क्या देख रहे हैं? अगले 3 दिन कितने इम्पोर्टेंट हैं? किस तरह के हमले कर सकता है ईरान? क्या कोई नया हथियार भी यूज़ कर सकता है इसराइल और अमेरिका के खिलाफ? यानी भाई बात ये है कि इम्पोर्टेंट तो मैं आपको बताऊं तो ये पूरा साल ही इम्पोर्टेंट है। अब बात ये है कि मैं अगर आज सारी डेट्स बता दूंगा, तो फिर जो दूसरे लोग हैं उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। आप समझ सकते हैं। बट एनीवेज, अभी के जो 2 दिन हैं, जैसे कि 12, 13, 14, मतलब 3 दिन है, ये इतने ही अहमियत के हामिल हैं जितने कि 28 से
3 मार्च थे, और मैंने आपको उसी टाइम पे बता दिया था जब हम शायद 1 मार्च में थे कि इस इन डेट्स के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट्स होंगी वो 12 से लेके 14 या 15 तक होंगी। अब मैंने आपको एक और चीज भी बताई हुई है जिसके ऊपर मैं फिर जोर दे रहा हूँ कि ये 14-15 के बाद इन चीजों में कमी आनी चाहिए, क्योंकि प्लैनेट जैसे ही मूव करेगा उसका असर दिखेगा, दिखेगा ही दिखेगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि 11 मार्च के करीब जैसे ही जुपिटर डायरेक्ट होगा कुछ बेहतरी की खबरें आना शुरू हो जाएंगी। नो डाउट, सही गलत हम उसमें नहीं पड़ते, लेकिन एटलीस्ट न्यूज आना शुरू हुई है ट्रम्प की तरफ से कि हम इसको वाइंड अप करने की तरफ जा रहे हैं, एंड करने की तरफ जा रहे हैं। वो करे ना करे वो अलग बात है, मैं उस बहस में नहीं पढ़ रहा हूँ कि वो हुई नहीं ये है, क्योंकि अभी भी हमारे पास 3-4 दिन ऐसे हैं जो बड़े क्रिटिकल हैं, तो मैं नहीं कहूंगा कि ये हो जाएगी अभी। तो 3-4 दिन के बाद मैं बड़े पुरुमीद हूँ और अल्लाह के हुक्म से ऐसा होना चाहिए। अल्लाह करे कि इसमें कमी आना शुरू हो जाए। जहां तक ये बात रही कि जंग कंप्लीटली खत्म हो जाएगी, मैंने आपको अप्रैल की 15 दी हुई है डेट, मैं आपको पहले बता दूं। आप ये नहीं समझिएगा कि 15 मार्च के बाद ये खत्म हो जाएगी, इसमें इसकी शिद्दत में कमी जरूर आएगी। काफी लोग डायरेक्टली मुझे मिडिल ईस्ट से मैसेज कर रहे हैं कि क्या हम यहाँ रहें या ना रहें। देखिए, ये आपकी चॉइस है, मैं किसी को नहीं पाबंद कर रहा हूँ कि आप रहें या ना रहें। मैंने बहुत से वीलॉग में एक ही कंटिन्यूअसली बात की है, जिंदगी मौत का तयन अल्लाह ताला करते हैं। आप गजा में हो, फलस्तीन में हो, अमेरिका में हो, जहां आपकी मौत लिखी है वहां आपको जाके मौत ले जाएगी। तो इसलिए आई कैन अंडरस्टैंड कि सिचुएशन खराब होती है, हर इंसान डरता है, फैमिली को देख के डरता है, उनकी फैमिलीज होती हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन बज़ाहिर अगर मैं यूएई की स्पेसिफिकली बात करूं, दुबई, अबू धाबी, फुजैरा, ये जो भी इसमें आते हैं छोटे छोटे सिटीज, इनकी दशा बहुत अच्छी चल रही है। दशा का मतलब ये होता है कि इनका मेजर टाइम अच्छा चल रहा है। लेकिन जो इक्लिप्स लगा है इनका रिसेंटली, वो उनके नेटल मार्स के ऊपर लगा है, जिसकी वजह से इनके ऊपर एकदम से ऐसा प्रेशर आया है, और ये एक प्रेशर में रहने वाले हैं। कितने अरसे तक? 5-6 महीने तक, ये बात याद रखिए। अब हर इंसान का जायचा होता है, किसी को दुबई सूट करेगा, किसी को नहीं करेगा, किसी को पाकिस्तान सूट करेगा, किसी को कुछ सूट करेगा। तो इसको बोलते हैं कि आपको जायचा बना के ही बताया जा सकता है। इसको एक लफ्ज होता है एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोकार्टोग्राफी। अगर एस्ट्रोकार्टोग्राफी से देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए कौन सी जगह सेफ है या जहां आप तरक्की कर सकते हैं। ओके सर। अच्छा सर, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अक्सर जिक्र भी करते हैं इसका। आप कहते हैं कि टॉप लीडरशिप जो दुनिया की है उनके लिए मुश्किल टाइम आ सकता है या उनके लिए परेशानी आ सकती है, बताते हैं अक्सर आप। सर, ऐसा क्या वक्त बना हुआ है कि जो दुनिया में जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनके लिए खतरे की घंटी बज रही है? अभी हमने देखा कि खामनेई साहब का खबर आई हमारे पास, फिर मुश्तबा खामनेई साहब के हवाले से खबर आई है कि वो जख्मी हो चुके हैं, नेतन्याहू के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया है। तो सर, इस तरह की खबरें क्यों आ रही हैं? कोई ऐसी चीज़ तो प्लानिटरी पोजीशन तो ज़ाहिर है बनी होगी कि ये जो दुनिया की टॉप लीडरशिप है, ये ख़ास तौर पे बड़े खतरे में दिखाई दे रही है आजकल। ये इसका रेफरेंस मैं दूंगा आपको, सोलर इक्लिप्स है। जब सोलर इक्लिप्स आया था, मैंने कहा था उस टाइम पे भी मुझे ये चीजें महसूस हो रही थी कि जो आने वाले टाइम है उसके अंदर जो टॉप लीडरशिप है, एलीट क्लास भी, इसमें एलीट क्लास भी आती है, टॉप लीडरशिप के अंडर वालों की भी बात हो रही है, इनके ऊपर प्रेशर आता है। क्योंकि सन जो होता है किंग होता है, सन प्लैनेट रेफर किया जाता है किंग से, और किंग के ऊपर अगर ग्रहण लग जाए तो आप समझ सकते हैं कि फिर इनके ऊपर मसाइल बहुत जबरदस्त तरीके से बरसते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से। तो आप देखेंगे जब भी सोलर इक्लिप्स लगता है कहीं पे भी दुनिया पे, अब जैसे पाकिस्तान में सोलर इक्लिप्स नहीं लगा, ये लगा है साउथ अमेरिका, अटलांटिका और बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर। लेकिन असर, जिस वक्त आप मुझसे वीडियो भी करवाते थे, मैं आपको बार बार एक ही चीज रिपीट करता था कि दुनिया में कहीं पे भी इक्लिप्स लगे, असरात हर इंसान के ऊपर आएंगे, डिपेंडिंग उसके जायचे में कौन सी चीज कहाँ पर है, प्लैनेट कहाँ पर है, कौन सी दशा चल रही है। लेकिन टॉप लीडरशिप क्योंकि वो सन से रेफर की जाती है, डेफिनेटली अंडर प्रेशर आती है। ओके सर। अच्छा सर, शुमाली कोरिया की तरफ से अभी स्ट्रैटेजिक क्रूज मिसाइल का तजर्बा किया गया है। बताया जा रहा है कि ये एटॉमिक वारहेड्स भी लेके जा सकता है अपने साथ, और ये पूरे अमेरिका को कवर करता है, यानी कि अगर वो चाहें तो अमेरिका को भी निशाना बना सकते हैं। और ये बहुत बड़ा इस दहाई का एक बड़ा तजर्बा कहा जा रहा है नॉर्थ कोरिया की तरफ से। सर, ये वक्त बड़ा अहम है क्योंकि इस वक्त अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग भी चल रही है, और शुमाली कोरिया के जो सरबराह हैं उन्होंने इसकी मजम्मत भी की है इस जंग की।
और अमेरिका और इसराइल को स्पेशली उन्होंने कहा कि वो ये गलत कर रहे हैं। सर, शुमाली कोरिया भी बीच में कोई फुलझड़ी छोड़ सकता है, कोई ऐसी कोई हरकत कर सकता है कि जो कि अनएक्सपेक्टेड हो हमारे लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता शुमाली कोरिया मतलब नॉर्थ कोरिया की आप बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अभी उनका कोई डायरेक्ट डायरेक्ट जो है कोई इन्फ्लुएंस इस जंग के अंदर आएगा। जो आएगा वो मिडिल ईस्ट की तरफ से आएगा। और मैंने आपको बार बार एक चीज बताई है कि हम अगर आप डायरेक्शन के हिसाब से देखें, अगर आप डायरेक्शन के हिसाब से देखें, हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। आप 2025 में देखें जो वाकयात हुए ईस्ट से स्टार्ट हुए, बांग्लादेश, श्रीलंका, देन इंडिया, पाकिस्तान, फिर अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इसराइल, हम इस साइड पे जा रहे हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट प्रॉब्लमेटिक एरिया दिख रहा है वो यूरोप दिख रहा है। ओके सर। अच्छा सर, हमने देखा है गुज़श्ता चंद दिनों में ही बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनके ताल्लुकात अमेरिका से ख़राब हो रहे हैं। अमेरिका के ज़रिए में ऐसी क्या चीज़ है कि अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि वो गलत स्टेप उठा रहे हैं, जिस वजह से यूरोपीय कंट्री ख़ास तौर पे स्पेन, जर्मनी, इस तरह के ममालिक जो हैं वो कह रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं। इवन के यूके ने कह दिया कि हम आपको अपने जो अड्डे हैं, फ़ौजी अड्डे जो हैं, हवाई अड्डे जो हैं वो नहीं देंगे। ये क्या मामलात बन रहे हैं? क्या अमेरिका की पॉलिसीज़ जो हैं इसमें कुछ सितारों का भी अमल दखल है जो इनके ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं दोस्त ममालिक से? देखिए, बात यह है कि 250 साल पहले एक सितारों का कंजंक्शन हुआ था, मैंने आपको ज़िक्र भी किया था। एक्चुअली जो फ़रवरी था ना महीना, इसके अंदर बहुत सारे ट्रांज़िट, कंजंक्शन और एक दूसरे से ऐसे बड़े इक्लिप्स लगे हैं जिसकी वज़ह से ये सब कुछ एक साथ हुआ, तो हम लोगों को इतना मौका नहीं मिला किसी भी चीज़ को एलिब्रेट करने का। तो उसमें एक कंजंक्शन हुआ था 20 से 26 के दरमियान। 20 फ़ेब से 26 फ़ेब के दरमियान उसमें सैटर्न और नेपट्यून का कंजंक्शन हुआ था और ये कंजंक्शन 250 साल के बाद हुआ। अगर हम 250 साल पीछे चले जाएँ तो आपको पता चलेगा जो पुरानी-पुरानी एक सुपर पावर है, उनकी एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन होनी है और ट्रांसफ़ॉर्मेशन में सबसे पहला नंबर आता है अमेरिका का। इसलिए अभी जो मामलात हैं, वो अच्छाई की तरफ ज़रा कम ही जाते हुए नज़र आ रहा है अमेरिका। ओके, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मुनीब महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।